गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू दिस मॉर्निंग थर्सडे ट्रिमेंडस मॉर्निंग के सेशन के अंदर में आपका स्वागत है। चलिए, मैं ये सेशन को आज पहली बार ट्राई कर रहा हूँ अपने फेसबुक पेज की जगह पे, मतलब फेसबुक वॉल की जगह पे। अपना जो वेकअप विद पॉजिटिविटी का फेसबुक पेज है उसके ऊपर में मैंने रन करने के लिए पहला मेरा अटेम्प्ट है ये। तो देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको ज़रा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम इसे शेयर भी कर सकें। और बाकी मेरा जो पर्सनल पेज है और दूसरा जो है वहाँ पे मैं इसे किस तरह से साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली शेयर कर सकूँ। तो कोशिश तो जारी है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैं अपने फेसबुक पेज के ऊपर में हूँ, आप लोग तब तक जुड़े रहिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास उस व्यक्तित्व की जिन्होंने हमें जिन्हें हम काफ़ी करीब से भी जानते हैं और जिन्होंने हमें बहुत मोटिवेट भी किया है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज श्री APJ अब्दुल कलाम जी की। APJ अब्दुल कलाम जी जो हमारे खा भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो हम जिन्हें कई अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई कहता है उन्हें रॉकेट मैन कहता है, कोई उन्हें कहता है अपना टीचर बोलता है, कोई कहता है मिसाइल मैन बोलता है। तो ऐसे कई नामों से जाना जाता है कलाम सर को। और अब्दुल कलाम जी हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको हम जानते हैं और पहचानते हैं एज अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, जिनके चेहरे पे एक हमेशा स्माइल दिखाई दी। इन्हें हम उस इस नाम से जानते हैं, उस व्यक्तित्व से जानते हैं जो पोखरण 2 के न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर में जिनका बहुत बड़ा रोल था, जिसके बाद में इंडिया की एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर में एक दावा हो गया। हम उन्हें उस नाम से जानते हैं, उस व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं जिन्होंने सैटेलाइट्स लॉन्च किए। हम उस व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं जिन्होंने काफ़ी सारे स्पेस प्रोग्राम से पार्ट लिया। उस व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं जिन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम है उसे पॉसिबल कर दिया। अब यही जो बात है, यही जो पॉइंट है, यही पॉइंट बहुत कई दिशाओं से देखा जाता है। लेकिन उनके स्टोरी, जो लाइफ की स्टोरी है, उसे भी कई उतार चढ़ाव तो हमें पता ही है। उनके जन्म के बारे में पता है, उनके उनकी जो पैदाइश हुई और उनके लाइफ के अर्ली स्टेजेस के बारे में सबको पता है। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर में एक इंसिडेंट ऐसा आया जिसमें जो उन्होंने बार बार दोहराया है अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ के अंदर, उन्होंने बार बार दोहराया है अपने भाषण में। ये एक ऐसा जो उन मोड़ लेके आया था, वो इंसिडेंट उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ था, जिन्होंने अब्दुल कलाम जी के पूरे व्यक्तित्व को एक मोल्ड करने में, उसको एक ढांचे में ढालने में एक बड़ा काम किया था। ये था इंडिया का फर्स्ट जो था SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का लॉन्च की बात थी। ये बात चल रही थी 1980 के टाइम की। और बहुत तरीके से इनके करियर के अंदर में अब्दुल कलाम साहब और उनकी टीम के अंदर में ये, और इंडिया के अंदर में स्पेस सैटेलाइट के बीच काफ़ी चल रहा था। 1970 टू 99 के बीच में PSLV और SLV 3 प्रोजेक्ट्स बनाए गए। अब PSLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की जो कहानी है, ये मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। SLV 3 का जो पहला जब लॉन्च होना था, कई 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 महीनों की, सालों की उसके अंदर में मेहनत गई हुई थी। पूरा सिस्टम्स रेडी हो गए थे, पूरी तरह से सब तैयार होने के बाद में इसको लॉन्च की जो तैयारी की गई, और जो लॉन्च की तैयारी करने के साथ साथ ये जब सिचुएशन बना कि हमने SLV 3 लॉन्च करना है, तो SLV 3 की डेवलपमेंट चालू हो गई। SLV 3 के अंदर में वैज्ञानिकों की टीम, 7 से 8 बहुत सीनियर वैज्ञानिक, जिनके पास में 10 से 20 सालों का एक्सपीरियंस था, 7 से 8 जूनियर वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक जो कई सालों से काम कर रहे थे कंपैरेटिवली, और पूरी तरह से दिन के 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे भी उन्होंने दिए थे इस मिशन को।
तो ऐसे काम जो चल रहे थे, ऐसे वैज्ञानिकों के जो काम चल रहे थे, वो काम के ऊपर में बहुत मेहनत लग रही थी। अब वक्त आया जिस दिन ये लॉन्च होना था, उस दिन की बात कर रहे हैं। तो उस दिन की जब ये बात हो रही थी, उस दिन सुबह का टाइम था, सब लोग बैठे थे, सारे के सारे सतीश धवन जो ये है लॉन्च हमारा स्टेशन है वहाँ पे थे। सब उधर ये बैठे हुए थे। और विक्रम साराभाई लॉन्च सेंटर तब जाना जाता था उसको। तो वहाँ पे सारे सिस्टम्स तैयार, पूरी की पूरी हंड्रेड्स ऑफ पीपल की जो श्रृंखला में लोग बैठे थे वहाँ पे, वो सारे के सारे लोग तैयार उधर। और ये जो लोग बैठे थे सब काउंटडाउन में बिजी हो गए। अब काउंटडाउन जो रहता है वो होता है T-10, T-8, मतलब T यानी कि लॉन्च टाइम। तो T-1, T-2, T-3, ऐसे T-1 डे, ऐसे काउंटडाउन होता है। तो ये काउंटडाउन के अंदर में ये जब काउंटडाउन चल रहा होता है तो इस काउंटडाउन के अंदर में होता है लोग बैठते हैं, कुछ कंप्यूटर का काम होता है, कुछ काम होते हैं जो ऑटोमेटेड किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जो मैन्युअल किए जाते हैं। अब ये जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन के चलते हुए हुआ ये कि सारे लोग बैठ गए। सुबह का टाइम था लॉन्च के पहले का। तो ये काउंटडाउन चलते चलते T-8 पे आया। जब ये T-8 पे आया, मतलब 8 मिनट टू लॉन्च, तो कंप्यूटर ने टेक ऑफ कर लिया। टेक ऑफ कर लिया इन द सेंस टेक ओवर कर लिया। कंट्रोल्स पूरे कंप्यूटर के हाथ में चले गए उसको ऑटोमेटेड लॉन्च करने के लिए। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि सिंपल बात ऐसी है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हालात है, ये इतने सारे कंट्रोल्स को संभालना, इतने सारे चीज़ों को ध्यान में रखना इजीली पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हंड्रेड्स, हज़ारों छोटे छोटे पार्ट्स, 100 सिग्नल्स, इतने सारे के बीच में ये जब चल रहा होता है तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं इसके अंदर में वेट किया जाता है। कंप्यूटर अपने आप ले लेता है और बाकी लोग बैठ के जो इसे सुपरवाइज करते हैं आखिरी के जो 8 मिनट के अंदर में, कि वो बराबर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये जब चल रहा था, T-8 काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं सब स्क्रीन के ऊपर में, पूरा थिंक टैंक बैठा हुआ है, बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको स्टार्ट करने की दिया जाए। अब ये स्टार्ट करने की जब बात हो गई तो 8 हो गया, 7 हो गया, सब बड़े खुश हैं कि अब ये लॉन्च होने वाला है। 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ऐसे करते 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 जब ये पहुंचा T-4 पे, तब एक मैसेज आया। काउंटडाउन रुक गया और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आता है कि काउंटडाउन अबॉर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसे रोक देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये काउंटडाउन के अंदर में कुछ गड़बड़ है, सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है। अब सारे लोगों की इतनी मेहनत, इतनी इतनी मेहनत जो थी, वो मेहनत पूरी हो गई, अटक गई। अब ये जो मेहनत को क्या करना था, इस मेहनत के पीछे लोगों के काम, अब सारे लोग सोच में पड़ गए। अचानक से एक हलचल सी मच गई सब तरफ में कि हो क्या रहा है ये। तो चेक करने गए, प्रिंट आउट्स निकाले। पूरा प्रिंट आउट निकालने के बाद में देखा तो पता चला कि ये जो कंडीशन है इसके अंदर में कहा गया कि कुछ तो एरर है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में। जो 4 स्टेज का रॉकेट था, 4 स्टेज का मतलब एक एक स्टेज में एक उसके बूस्टर रहते हैं, वो हटते हैं। तो 4 स्टेज का रॉकेट था। सेकंड जो स्टेज था उसके अंदर में कहीं पे लीकेज थी, ऑक्सीजन के अंदर का जो टैंक है उसकी कहीं तो लीकेज थी। तो ये कहा गया कि अब इसको करें क्या, इसको कैसे हम मैनेज करेंगे और इसको कैसे हम संभालेंगे, कि इस लीकेज से हम एक कैसे अपने आप को ये क्या इफ़ेक्ट करेगा, क्या इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इसको क्या करना है। ये इतनी पब्लिक जमा है, इतना खर्चा लगा है, अब आगे करना क्या है। तो सारे के सारे जो हेड्स थे, वो सारे के सारे हेड्स उधर जमा हो गए, सारे के सारे हेड्स उधर मिल गए। अब मिलने के बाद में यहाँ पे जितने भी लोग थे सारे लोग बैठ के
विचार करने लगे कि करना क्या है, कि अब हमने इसको क्या करना है, इस परिस्थिति में हमने करना क्या है, लॉन्च करना है नहीं करना है, क्या ये इफ़ेक्ट करेगा, क्या ये जो कैलकुलेशंस इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, और ये कैलकुलेशंस के बारे में सोचने लगे। तो ये सारे कैलकुलेशंस निकाले, सब ने देखा कि ठीक है, माना कि लीकेज है, पर इतना नहीं है कि वो हमारे लॉन्च को और हमारे रॉकेट की जो दिशा है उसको इफ़ेक्ट कर सकेगी, तो लॉन्च कर देना चाहिए। 8-10 लोग थे उधर वहाँ पे, 20-20 25-25 साल के एक्सपीरियंस वाले, और सब लोगों का जब व्यक्तित्व लिया गया, सबका व्यक्तिमत लिया गया, तो ये व्यक्तिमत के दौरान इतना पता चला कि भाई करना तो पड़ेगा हमें, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लीकेज तो है लेकिन हो जाएगा, ये बराबर निकल जाएगा, और लीकेज जितनी भी सिग्निफिकेंट नहीं है कि इसे इफ़ेक्ट करे। तो अल्टीमेटली ये सारा सोच समझ के अब्दुल कलाम जी, जो उस मिशन के मिशन डायरेक्टर थे, उन्होंने इस कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया। कंट्रोल को अपने हाथ में लेने के बाद में उन्होंने कहा कि चलिए, मेरा डिसीजन ये है कि हम रॉकेट को मैन्युअली लॉन्च करेंगे। अब मैन्युअल लॉन्च करने की बात आई, जब मैन्युअल लॉन्च करने की जब बात आई तो काउंटडाउन रोक फिर से शुरू हुआ, लेकिन कंप्यूटराइज मोड में नहीं, मैनुअल मोड के अंदर में। और मैनुअल मोड में काउंटडाउन ख़त्म होने के बाद में इसको मैन्युअली कंप्यूटर को ना यूज़ करते हुए रॉकेट को लॉन्च किया, SLV-3 को लॉन्च किया। जब SLV-3 को लॉन्च किया तो हुआ ये कि SLV-3 बहुत बढ़िया से लॉन्च हुआ। पहले कुछ एक आध मिनट बहुत अच्छा चलते रहा, सब खुश कि चलो हमारी कैलकुलेशन बढ़िया थी और ये चल रहा है, और ये चल रहा है, और ये चल रहा है, ये चल रहा है, चलते 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 ये जब लॉन्च हो रहा था बढ़िया से, तो लोगों ने खुश हो गए, सैटेलाइट लॉन्च हो गया। अब हुआ थोड़ी देर के बाद में कि जब पहला स्टेज ख़त्म हुआ और दूसरा स्टेज आया, पहला स्टेज का बूस्टर गिरने के बाद में जब दूसरे स्टेज के बूस्टर काम में आए, तो वो जो बूस्टर था उसके अंदर में पहले 1 सेकेंड तक बराबर चला, लेकिन जैसे ही 1 सेकेंड ख़त्म हुआ दूसरे स्टेज के अंदर में, रॉकेट के अंदर में आई खराबी, और रॉकेट स्पिन में चला गया। स्पिन में चला गया यानी कि गोल गोल घूमने लगा, और रॉकेट जो या उड़ रहा था, जिसने जाना था ऑर्बिट के अंदर में, वो रॉकेट नीचे आके चला गया बे ऑफ बंगाल के अंदर में। सोचिए, इतने मेहनत, इतने टाइम की जो मेहनत थी, वो बे ऑफ बंगाल में रॉकेट जाने के बाद में रॉकेट जो था पानी में चला गया। उसके बाद में ये पूरे के पूरे जो मिशन था वो हो गया तभी के लिए फेल। अब सोचने की बात यह है, मिशन डायरेक्टर थे कलाम सर, उनकी फाइनल डिसीजन थी कि ये करना चाहिए, और उनकी डिसीजन के बाद में उन्होंने जब ये सोचा कि ये कर देंगे, डिसीजन ले लिया कि ये करेंगे, तब ये मिशन हो गया फेल। अब इस फेल्ड मिशन के बाद में लोगों को भी जवाब देना था, बहुत पैसा गया था। तो कलाम सर कहते हैं कि जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो जो सतीश धवन जी थे, वो आए उनके पास में। सतीश धवन जी ने उन्हें कहा कि प्रेस मीटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज के लॉन्च के बारे में, तो चलिए साथ में चलते हैं, मैं आऊँगा, आप मेरे साथ में चलिए। तो दोनों साथ में चले गए। अब मनी मन में अब्दुल कलाम जी सोच रहे थे क्या क्या हुआ है, क्या क्या डिस्कस करना है, क्या पॉइंट्स करने हैं। थके हुए थे, कई रातों से ठीक से नींद नहीं लगी थी, बड़ी मेहनत चल रही थी इसके पीछे में, और वो गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के बाद में उन्होंने एक चीज़ जब बोलने की कोशिश की, तो उन्हें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही उनको कहा गया कि रुक जाइए, आप अभी कुछ नहीं बोलेंगे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं ही हैंडल करूँगा। तो सतीश धवन जी ने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल की। लोगों के, प्रेस के, मीडिया के, इंडियन प्रेस, इंटरनेशनल प्रेस, मीडिया के जो लोग थे, उनके क्वेश्चंस जो तीखे तीखे बाण के जैसे जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये क्या आपने 20 करोड़ रुपया पानी में डाल दिया, लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा था, ऐसा था वैसा था, ये कैसे आपने किया, ये सारा कुछ हुआ। लेकिन सारा हैंडल किया सतीश धवन जी ने, और सतीश धवन जी ने कहा कि हाँ, ये हमने रॉकेट बनाया था और ये फेल हुआ, लेकिन मैं मेरी टीम के ऊपर में पूरा भरोसा करता हूँ, मेरे
पूरे मेंबर्स के ऊपर में पूरा मुझे ट्रस्ट है और मैं उनको पूरा सपोर्ट दूंगा। हम और मेहनत करेंगे, हम और उसमें जान लगाएंगे, हम और डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे और 1 साल के अंदर में, अगले 1 साल के अंदर में हम इस रॉकेट को फिर से लॉन्च करके दिखाएंगे। अब ये चुनौती उन्होंने ली। अब आप देखिए हुआ क्या इस सिचुएशन में। कलाम सर कहते हैं कि जब ये फेलियर हुआ, जब ये सिचुएशन ऐसा आया कि मिशन फेल हो गया, मिशन डायरेक्टर थे कलाम जी, मिशन डायरेक्टर थे अब्दुल कलाम साहब, लेकिन मिशन डायरेक्टर होते हुए भी उन्होंने ये नहीं लिया, उनको दिया गया, किसने लिया, ये लिया उनके बॉस, उनके सीनियर और उनके जो हेड थे उन्होंने लिया। अब ये एक सोचने वाली बात है कि फेलियर हुआ था और फेलियर की जिम्मेदारी उनके लीडर ने यानी कि सतीश धवन जी ने ली। अब चलते हैं 1 साल बाद की सिचुएशन में, जब उनका ये बहुत काम बढ़ता रहा, बड़ी मेहनत होती रही, पूरी टीम जूझ गई, पूरे कैलकुलेशन दोबारा से फ्रेश किए गए, पूरे के पूरे वर्क के ऊपर में बारीकी से फिर से शून्य से काम शुरू हुआ और 1 साल के अंदर में फिर से तैयार हुआ SLV-3। और SLV-3 तैयार होने के बाद में इस बार लॉन्च हुआ, बहुत बढ़िया लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के बाद में रॉकेट उड़ा उड़ा उड़ा, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज और रॉकेट पहुंच गया ऑर्बिट में, उसकी सही डायरेक्शन में, उसके सही गोल पे। अब ये जो वक्त था सेलिब्रेशन का था, ये जो वक्त था खुश होने का था, ये जो वक्त था अपने ऊपर में गर्व करने का कि हाँ हमने ये करके दिखाया है। तो ये सिचुएशन के अंदर में, ये परिस्थिति के अंदर में जब सब अच्छा गया, फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में जाना तो था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना तो था, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते वक्त जब सतीश धवन जी के पास में ये गए तो सतीश धवन जी ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप हैंडल करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ही जाइए, मैं नहीं आ रहा हूँ, आप हैंडल करेंगे पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और कलाम साहब गए, मिशन डायरेक्टर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा हैंडल किया, लोग खुश थे, तारीफ़ें मिली, बहुत कुछ मिला। और ये जो तारीफ़ और ये जो वाहवाही उनको मिली, इससे कलाम साहब ने एक चीज़ हमेशा याद रखी। उन्होंने कहा कि जब मैं फेल हुआ, जब मैं और मेरी टीम, मेरा मिशन फेल हुआ, तब लोगों ने मेरा साथ, मेरा किस दिया नहीं दिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा साथ किसने दिया, मेरे लीडर ने, मेरे बॉस ने। उन्होंने ऐसा मेरा साथ दिया, मुझे कहा कि नहीं हम कर सकते हैं, और हमने ये करके दिखाया। और जब मुझे सक्सेस मिला तो पूरा क्रेडिट मुझे और मेरी टीम को दे दिया। मतलब एक सक्सेसफुल लीडर वो होता है जब वो कठिनाई आए, बुरी परिस्थिति आए, कुछ भी ऐसा हो सिचुएशन, तो सामने खड़ा रहेगा उसे फेस करने के लिए, पीठ दिखा के नहीं जाएगा, किसी और को ब्लेम नहीं करेगा, किसी और के नाम पे नहीं डालेगा कि इसके वजह से या उसके वजह से हुआ। लीडर सक्सेसफुल वो होता है जो खुद अपने आप एक ढाल पकड़ के खड़ा रहता है, जो युद्ध के जंग में सामने खड़ा रहता है। और जब सक्सेस मिली तो वो लीडर अपनी पूरी टीम को क्रेडिट देता है, अपने हर इंसान को क्रेडिट देता है, और क्रेडिट उनके तरफ बांट देता है जिन्होंने मेहनत की उस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये अब्दुल कलाम जी ने एक बहुत ही बड़ा लेसन सीखा था, और इस लेसन ने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा छाप छोड़ा था। ऐसी अब्दुल कलाम जी के ज़िंदगी के कई लेसन्स हैं, और अगर हम देखें तो उनकी कुछ बातें हैं जो बहुत ख़ास है। मतलब वैसे तो उनकी हर बात ख़ास है, लेकिन उनकी कुछ ख़ास बातों में से एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट जो थी, अब्दुल कलाम साहब जो थे सर्वप्रिय थे, लोकप्रिय थे, उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था। अब्दुल कलाम जी जब प्रेसिडेंट बनने के बाद में गए तो उन्होंने जब साउथ में गए, उन्होंने रामेश्वरम में अपने किन लोगों को गेस्ट बुलाया होगा अपने से मिलने के लिए। आप सोचेंगे कि बड़े साइंटिस्ट को मिलाया होगा, टीचर्स को, ऑफ कोर्स उनको तो बुलाया ही था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने उन 2 लोगों को बुलाया जिन्होंने उनके ज़िंदगी के अर्ली स्टेजेस में उनका साथ दिया था। एक थे मोची,
जो उनके जूते जिन्होंने या चप्पलें ठीक की है, और जिनके साथ में अब्दुल कलाम जी की बहुत सी बातें होती थी, बहुत वक्त गुजरता था। और एक वो चाय या कॉफ़ी की दुकान वाला इंसान, टपरी वाला, जिसके साथ में उनकी वार्तालाप होती रहती थी। तो ऐसे अब्दुल कलाम जी कि वो माने हुए बुलाए हुए प्रेसिडेंट के खास गेस्ट थे। अब्दुल कलाम सर की लाइफ में कई सारे इंसिडेंसेस ऐसे आए जिसके अंदर में उनको टेस्ट किया गया, उनकी इंटीग्रिटी को टेस्ट किया गया, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने हमेशा सिचुएशन, हालात के ऊपर में खरे उतर के एक नया ही मिसाल कायम किया। मिसाइल मैन ने किया एक नया मिसाल, और उनके दिल के सबसे करीब था टीचिंग। आप मानेंगे नहीं कि अब्दुल कलाम सर के प्रेसिडेंसी ख़त्म होने के बाद में, एज ए प्रेसिडेंट रिटायर होने के बाद में, लोग जनरली बोलते हैं कि करियर का एंड है, ये मेरा करियर ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ के सबसे पीक तक पहुंचना यानी प्रेसिडेंट बनना, अब उसके बाद में रिलैक्स करेंगे। लेकिन विद इन 3 मंथ्स अब्दुल कलाम सर 10 यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स के बोर्ड पे थे, कई जगहों को गाइड कर रहे थे, कई जगहों के मार्गदर्शन कर रहे थे। उन्होंने करीब करीब इतने लोगों से फिजिकल पर्सनल कांटेक्ट बनाया था, उनको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। करीब करीब 3 से ज़्यादा लोगों को पर्सनली मिल चुके थे वो। ये उनके रिटायरमेंट के बाद के 2 या 3 महीने के अंदर में उनका एक विज़न था कि अगले कुछ सालों के अंदर में भारत में क्या प्रगति होनी चाहिए, अगले कुछ सालों में भारत किस दिशा में पहुंचना चाहिए। और इस सपने को लेके उन्होंने वो काम तुरंत ही शुरू कर दिया। लोगों को सिखाना, लोगों को पढ़ाना, लोगों को गाइड करना कि कैसे बन सकता है, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, चाहे वो साइंस डेवलपमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड क्यों ना हो। एजुकेशन की फील्ड से उनको खासी लगाव था। वो एक टीचर थे, अपने दिलो जान से, कण कण से वो टीचर थे। उनकी ज़िंदगी का एक और किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। अब्दुल कलाम साहब को जब पूछा गया आफ्टर हिज रिटायरमेंट एक इंटरव्यू में कि उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट किस्सा क्या रहा था, उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन क्या रहा था, तो आप सोचिए उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। कि उनको कहा गया था, उनको पूछ रहे थे लोग कि लोगों ने सोचा था कि अब्दुल कलाम सर बोलेंगे और वो बताएंगे, पोखरण का लॉन्च बताएंगे, और वो बताएंगे कि क्या कहते हैं, हाँ, वो बोलेंगे अपने इसके अंदर में रॉकेट का जो लॉन्च हुआ वो एक शायद उनकी लाइफ का बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। और उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अ, और कुछ होगा लाइफ में उनका जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा। सबने तो यही सोचा होगा, अभी आपने, मैंने, हम सब ने यही सोचा होगा कि जो अगला जो सेकंड, जो पोखरण 2 का जो रॉकेट, ये न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, वो न्यूक्लियर ब्लास्ट उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट गया होगा। लेकिन नहीं, उनकी लाइफ का जो इंसिडेंट उन्होंने एक बताया कि कुछ साल पहले जब वो, कई साल पहले जब वो इसरो में, जब वो मिसाइल फील्ड में काम कर रहे थे, तो मिसाइल के क्रायोजेनिक एरिया के कवर एक होता है, उस कवर की जो उसको जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो एक कवरिंग उनके ऑफिस में थी। वहाँ पे एक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर आए, ऑर्थोपेडिक सर्जन आए, और ऑर्थोपेडिक सर्जन ने उसको उठा के देखा और बोला कि ये तो बहुत स्ट्रांग है और बहुत ही हल्का भी है। तो वो कलाम सर को लेके गए अपने हॉस्पिटल में, जहाँ पे उन्होंने देखा कि लोगों के हॉस्पिटल में एक 30 से 40 लोग थे, और वो लोगों के पास में जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के अंदर में जो लोग थे, 30-40 लोग थे जो बहुत यंग उम्र के थे, 15 साल, और उसके कई उम्र के, छोटे उम्र के भी लोग थे। उनके पैरों पे, उनके ऊपर लगा हुआ था कैलीपर्स। अब कैलीपर्स एक डिवाइस है जो ऑर्थोपेडिक्स में लगाया जाता है, और ये लोग जो चल नहीं सकते हैं ठीक से, उनके लिए लगाया जाता है कैलिपर। अब ऑर्थोपेडिक कैलिपर जो रहता है वो वुड के बनते थे तभी, और ये जो वुडन कैलिपर्स जो बनते थे, ये वुडन कैलिपर्स का वज़न 3-4 किलोग्राम का होता था। ये कैलिपर्स लगाए जाते थे या उनके या तो जिनके पैर नहीं है, या तो उनको जिनके पैरों में कोई टूट गया है, मतलब किसी तरह से उनको ये
क्या कहते हैं, सपोर्ट के लिए दिया जाता था, और उसका अकेले का अपना ही वज़न होता था 3 से 4 किलोग्राम। और ये 3 से 4 किलोग्राम के वज़न को कम करने के लिए उनको जो आइडिया आया था डॉक्टर को, डॉक्टर प्रसाद उनका नाम था, कि उन्होंने ये जो कोटिंग कवरिंग, ये जो मटेरियल जो बना हुआ था, इसको कवर करने के लिए, क्या अपना क्रायोजेनिक इंजन के अंदर भी यूज़ करने के लिए, उससे बनाए उन्होंने कैलिपर्स को यूज़ किया। और उससे बनाए कैलिपर्स का जो वज़न था बहुत कम हो गया, कुछ 100 ग्राम से अंदर हो गया। और ये कैलिपर्स को उन्होंने यूज़ करना चालू किया, और 1 साल के बाद में जब ये बन गया, तब उन्होंने कलाम साहब ने को दिखाया। वहाँ पर ये कैलिपर्स के साथ में जो बच्चे थे, वो बच्चों की ज़िंदगी ही पूरी बदल गई। वो बच्चे कूद रहे थे, बच्चे चल रहे थे, बच्चे भाग रहे थे, बच्चों की लाइफ में इतना जो बदलाव आया था, वो पूरा का पूरा लाइफ ही उनकी चेंज हो गई थी। और ये जो घटना थी, इस घटना को अब्दुल कलाम साहब मानते हैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बहुत ही प्राउड मोमेंट और बहुत ही फेवरेट मोमेंट। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंसान जिनके अंदर में, जिन्होंने रॉकेट बनाए, वो इंसान जिन्होंने मिसाइल बनाई, वो इंसान जिन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर केपेबल बनाने में एक लीड ली, वो ऐसे इंसान की लाइफ में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट एक इंसिडेंट तो था, वो था जिसके अंदर में उन्होंने एक कई बच्चों की मदद की, उनकी लाइफ चेंज करने में कहीं उनका हाथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहा। सो ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम सर। और अब्दुल कलाम सर का एक ही मानना था कि हमने अपने सपनों को सीमित नहीं रखना है। वी हैव टू कीप ओपनिंग दी लिमिट्स ऑफ आवर ड्रीम्स, वी हैव टू कीप ओपनिंग द लिमिट्स ऑफ आवर एम्स, आवर गोल्स। जितना हम अपने गोल्स को, अपने मिशंस को, अपने विजन को एक्सपांड करेंगे, जितनी हम अपनी विजन को एक्सपांड करेंगे, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। जितने हम अपने विजन को बढ़ाएंगे, उतना ही हम एक्सपांड करेंगे, उतनी ही हमारी एक सीमा बढ़ेगी, उतनी ही हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी आगे बढ़ने की। तो ये जो सिचुएशन के अंदर में से अब्दुल कलाम सर ने हमें एक ही चीज़ सिखाई कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल if your vision is that good, if your mission is that big, if your goal is that strong, if your thought process is that good। अपने थॉट्स को, अपने मिशन को, अपने विजन को कभी छोटा मत बनाइएगा। अपने मिशन को, अपने विजन को बड़ा रखिएगा, अपने गोल्स को बड़ा रखिएगा, अपने गोल्स को एक्सपांड करते रहिएगा। द मोर यू एक्सपांड योर सेल्फ, द मोर यू विल ग्रो। द मोर यू एक्सपांड योर सेल्फ, योर थॉट्स, योर मिशंस एंड योर विजन्स, दैट मच मोर you will spread, that much more the nation will grow, that much more as an individual you will grow, that much more you will lead other people, that much more you will motivate other people। That is what our own Shri Abdul Kalam sir always used to see। He always told people कि अगर आपको ग्रो करना है तो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रो योर नॉलेज, keep learning. The more you learn, the more you will grow. So keep learning, keep persevering, keep working hard, and keep expanding your own vision. These are the 4 important tools that you will need to succeed। तो अब्दुल कलाम सर की इस सोच को हम करते हैं सलाम। और अब्दुल कलाम जी जिनकी जो मृत्यु हुई, वो भी वही करते हुए जिसका उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार था, जिसका उनको सबसे ज़्यादा लगाव था, सिखाना, पढ़ाना। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही वो परलोक सिधार गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन हम सब के दिल के अंदर में बस गए, हम सब के दिमाग में बस गए, हम सब के रग रग में बस गए। ऐसे विंग्स ऑफ फायर पे चलने वाले, से उड़ने वाले हमारे श्री अब्दुल कलाम सर को आज हमारा सल्यूट है। सर, आपके सिखाए हुए इन लीडरशिप के बारे में, इन लीडरशिप के आइडियाज़ के बारे में, इस आपके सिखाए गए इन 4 स्तंभों को, आपके सिखाए गए इन आइडियाज़ को, इस मोटिवेशन को हम साथ में लेके चलते हैं अपने थर्सडे के अंदर ही। अपने सिर्फ नहीं, हम अपने लाइफ के अंदर में, अपने दिल के अंदर में, अपने दिमाग के अंदर में हम इसे लेके चलते हैं और अपने थर्सडे को बनाते हैं बहुत ही सुंदर। थैंक यू टू आवर लिसनर्स एंड अ ह्यूज थैंक यू to our own Shri Abdul Kalam Sahab। You will live forever in our lives, you will live forever in our minds and our hearts, and we will grow because we will have the wings of fire, we will have dreams that are not limited, but we will keep learning, we will keep growing, and we will keep fighting against every
थिंग दैट सेट्स अस बैक, वी विल नॉट गिव अप, हम हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को इधर ही समाप्त करते हुए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ये पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स इसमें ज़रूर छोड़िएगा। और मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है कि आपके सबसे फेवरेट अब्दुल कलाम सर के कोटेशंस या किस्से क्या है, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर छोड़िएगा। सो आज के सेशन को समाप्त करते हुए, दिस इज़ डॉक्टर अमन कपूर साइनिंग इन ओवर एंड आउट, विशिंग यू अ ट्रिमेंडस थर्सडे। हैव अ गुड टाइम।